मेरा नाम है डॉक्टर किरण चोटलिया। आई एम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हैथफी एंड एर्गो क्लिनिक पुणे ब्रांच। हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट इन इंडिया एक वन ऑफ द कॉमनेस्ट टॉपिक है। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले हो दोस्तों, तो आपको भी इसके बारे में जरूर जानने की जरूरत रहेगी। तो दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है, दूसरा वो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट के हिसाब से आपको क्या सर्विसेज क्या लेवल की मिलनी चाहिए, वो भी आपको जानना जरूरी है। कि आप अगर कुछ पैसे खर्च कर रहे हो तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू बनती है, तो इतनी वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो आज उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट इंडिया में क्या क्या फैक्टर से डिसाइड होती है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है उसकी कॉस्ट पर ग्राफ्ट रेट से मेजॉरिटी क्लिनिक्स में फाइनल की जाती है। दोस्तों, ग्राफ्ट क्या होता है, तो आपको अगर बेसिक नॉलेज होगी तो ग्राफ्ट एक बालों का बंच होता है जो पीछे डोनर एरिया से हम आगे शिफ्ट करते हैं। तो इसको टिपिकली ग्राफ्ट बोला जाता है। इसमें 2, 3 या 1 हेयर्स होते हैं मेजॉरिटी इंडियंस में। तो ये ग्राफ्ट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने की कीमत होती है। जो बहुत सस्ते क्लिनिक है वहाँ 10 रुपए पर ग्राफ्ट रेट से चालू होता है, और महंगे क्लिनिक में 100-200 रुपए पर ग्राफ्ट भी इंडिया में किया जाता है। ऑन एन एवरेज पर ग्राफ्ट कॉस्ट जो अच्छे क्लिनिक्स है वहाँ पे, जहाँ रेगुलरली रेप्यूटेड क्लिनिक्स है, वहाँ 20 रुपीज से लेके 50-70 रुपीज तक में आपको अच्छी सर्विसेज मिल जाती है। अगर आपका 20 रुपीज पर ग्राफ कॉस्ट की टेक्निक से आप कर रहे हो तो 20,000 कॉस्ट जाएगी। अगर आप 40 रुपीज पर ग्राफ की टेक्निक से कर रहे हो 1000 ग्राफ, तो 40,000 जाएगी। अगर आपकी ग्राफ क्वालिटी बढ़ती है जैसे कि 2000-4000, तो उसके हिसाब से आपका कॉस्ट भी बढ़ता है। दूसरा दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट में पर ग्राफ के अलावा भी कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, वो भी आपको साथ में जानने की जरूरत रहती है। जैसे कि ब्लड टेस्ट की कॉस्टिंग आती है, फिर आपको पोस्ट केयर मेडिसिन लेनी रहती है, फिर बचे हुए एग्जिस्टिंग हेयर को बचाने के लिए मेडिसिन लेनी रहती है, आपका ट्रैवल कॉस्ट होता है। तो ये कुछ अदर चार्जेस है। एंड लास्ट मस्ट नॉट इम्पोर्टेंट, जीएसटी। तो दोस्तों, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्मेटिक पर्पस के लिए करवा रहे हो उसको 18% जीएसटी चार्ज देना पड़ता है। तो वो भी आपको एक हिडन कॉस्ट के रूप में पकड़ के लेना है। अगर आप ईएमआई थ्रू हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो उसमें ये भी आपको ध्यान देना है कि ईएमआई भी इंटरेस्ट रेट के साथ ही आपको पैकेज बना के आपकी क्लिनिक वाले देंगे। तो ये जो है हेयर ट्रांसप्लांट के बाकी चार्जेस है अदर देन पर ग्राफ्ट चार्जेस। तो दोस्तों, एक तो पर ग्राफ्ट हुआ। नाउ सेकंड फैक्टर, अगर हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट इंडिया में इतनी वेरी क्यों होती है? कोई क्लिनिक आपको बहुत 10 रुपए पर ग्राफ्ट दे रहा है, कोई 40 रुपए दे रहा है, कोई 200 रुपए दे रहा है। तो दोस्तों, इसमें आपके डॉक्टर्स का भी एक रेपुटेशन, उनका क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो सेकंड फैक्टर है डॉक्टर्स। अगर आपके जो क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट आप करने वाले हो वो डॉक्टर क्वालिफाइड है, उनके पास डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन ऐसी डिग्री से, जो कि नेशनल मेडिकल काउंसिल, जो अपनी इंडिया की सबसे मेन गवर्नमेंट बॉडी है जो डिसाइड करती है कि ये सर्जरी किसको करनी चाहिए, उनके लीगल वे में ये 2 डॉक्टर की डिग्री वाले सर्जरीज कर सकते हैं। तो अगर ये डिग्री वाले डॉक्टर से करवाओगे जिनको इन डेप्थ नॉलेज होती है कि हेयर ग्रो कैसे करता है, हेयर फॉल क्यों होता है, उनके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर उनको डिग्री क्वालिफिकेशन होता है, तो उनसे करवाओगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा हाई चार्ज करेंगे आपको, बिकॉज ये पढ़ाई करने में उनको बहुत टाइम लगता है। एमबीबीएस करने के बाद, एमडी या एमएस करने के बाद एमसीएच करना या फेलोशिप इन हेयर ट्रांसप्लांट करने में 10-15 साल लग जाते हैं ये पढ़ाई करने में। तो ये डॉक्टर से अगर आप सर्जरी करवाओगे तो वहाँ चार्जेस हाई रहेंगे। काफी इंडिया में काफी सेंटर में मार्केटिंग ड्रिवन होते हैं जहाँ पे डॉक्टर सैलरीड होता है, वहाँ बीएचएमएस, बीएमएस, बीडीएस और दूसरी डिग्री जो क्वालिफाइड नहीं है वो सर्जरीज करते हैं। ऐसी जगह पे डेफिनेटली आपको चार्जेस कम मिलेंगे, पर वहाँ पे आपको क्वालिटी, इन डेप्थ नॉलेज उनके पास नहीं होती, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। तो दोस्तों, ये एक जरूरी चीज है जो आपको जाननी है। दूसरा, ये जो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं तो उनमें एक्सपीरियंस जानना भी बहुत जरूरी है। कोई फ्रेशर डिग्री वाला डॉक्टर है और उसके पास एक ही साल में उन्होंने कुछ ही सर्जरीज करी है, और कोई डॉक्टर है जो 5 या 10 साल से सर्जरी कर रहा है, तो दोनों की प्राइसिंग में डिफरेंस होना तय है। डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस है उसका थोड़ा क्वालिटी ज्यादा रहेगा तो वो थोड़े चार्ज ज्यादा लेगा, और वहाँ पे आपको ज्यादा पे भी करना पड़ेगा। डेफिनेटली उसका फायदा ये होता है कि आपको रिजल्ट में फेलियर रेट्स कम मिलते हैं, रिजल्ट की गारंटी ज्यादा मिलती है। ओके, दूसरा पॉइंट है दोस्तों क्लिनिक। तो जो क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत मायने रखता है। इंडिया में बहुत टाइप के अलग अलग क्लिनिक ट्रांसप्लांट में देख पाओगे। मेजोरिटी जो क्लिनिक होते हैं, जो प्रॉपर एस्टेब्लिश क्लिनिक होते हैं जहाँ रेगुलरली हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, वहाँ का उनका पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखो तो कुछ रूम में डिवाइड होना चाहिए। अगर वहाँ वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट और वो कर रहे हैं तो वो क्लिनिक आपसे थोड़ा चार्जेस हाई लेगा, बिकॉज उन्होंने काफी सारी चीजें इन्वेस्ट करी है, काफी मनी इन्वेस्ट किया है कि आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए। जैसे कि हमारे क्लिनिक का एग्जाम्पल
दूँ तो इसमें हमारे यहाँ पे एक डेडिकेटेड फोटोग्राफी रूम होता है जहाँ पेशेंट की बिफोर आफ्टर सारी फोटोग्राफी प्रॉपर वे ऑन रिकॉर्ड रखती है। फिर कंसल्टेशन रूम देखो तो इसमें ट्राइकोस्कोपी, लेटेस्ट इक्विपमेंट जैसे कि हमारे लेजर हेयर मार्किंग और ये सारी चीजें रहती है। वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखा जाता है हर एक विजिट का। तो ये सेकंड चीज है, कंसल्टेशन रूम अच्छे होने चाहिए। थर्ड चीज है कि आपका वेटिंग एरिया, रिसेप्शन और वो सब अच्छा होना चाहिए। स्टाफ फ्रेंडली होना चाहिए। आपकी रिमाइंडर सिस्टम, फॉलोअप सिस्टम उनकी दुरुस्त होनी चाहिए। तो ये सारी टेक्नोलॉजी भी एक सपोर्टिंग स्टाफ होता चाहिए जो हर एक क्लिनिक में हो, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करता है ना। हर बार आपको ही कॉल करके रिमाइंड करना पड़ेगा और आपको भूल जाओगे और सर्जरी के बाद अपने प्रॉपर फॉलोअप नहीं दिए तो रिजल्ट में इश्यूज आते हैं। चौथा, उनके पास अदर देन हेयर ट्रांसप्लांट बाकी हेयर रिलेटेड सर्विसेज भी होनी चाहिए, जैसे कि PRP है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी GFC है और नई कुछ टेक्नोलॉजीज आ रही है, लाइट थेरापी है, माइक्रो नीडलिंग है, स्काल्प माइक्रो पिगमेंटेशन है। तो ये सारी चीजें भी अगर वो क्लिनिक प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। कई बार ऐसा जरूरी नहीं कि हेयर ट्रांसप्लांट अकेला ही करना रहता है, उसके साथ ये ट्रीटमेंट भी चाहिए एग्जिस्टिंग हेयर के मैनेजमेंट के लिए। और एक चीज है वहाँ की टीम, उसका जो सर्जरी करने वाली टीम है वो कितने एक्सपीरियंस है। दोस्तों अकेला डॉक्टर ही हेयर ट्रांसप्लांट पूरी एंड टू एंड सर्जरी नहीं कर सकता, इट्स अ टीम वर्क। जैसे कि बाल पीछे से निकालने के टाइम डॉक्टर पंच करता है तो कोई एक प्लग करता है, तीसरा ग्राफ को क्लीन करता है, चौथा काउंट करता है, पांचवा स्टोर करता है। तो एक साथ 4-5 लोगों की हैंड मूवमेंट्स होती है जिससे पूरा वर्क होता है। तो डेफिनेटली इसमें बहुत ही ट्रेन टीम चाहिए, स्किल टीम चाहिए और एक्सपीरियंस टीम चाहिए। जितनी ट्रेन, एक्सपीरियंस एंड स्किल टीम होगी उनकी सैलरीज ज्यादा रहेगी, उनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा रहेगी और डेफिनेटली वो क्लिनिक की कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, बिकॉज ऐसा स्टाफ हायर करके मेंटेन करने के लिए उनको कॉस्ट हर महीने ज्यादा आने वाली है। तो ऐसे क्लिनिक में आपको ट्रांसप्लांट की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लगेगी। जहाँ कुछ क्लिनिक ऐसे भी है इंडिया में जहाँ गोस्ट सर्जरी होती है, मीन्स वहाँ पे कोई स्पेसिफिक टीम होती ही नहीं है। जब सर्जरी बुक हो तब कहीं बाहर से कुछ टेक्नीशियन या कोई क्वालिफाइड डॉक्टर या अनक्वालिफाइड डॉक्टर आके सर्जरी करके वापस चला जाता है। ऐसे क्लिनिक में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लिनिक की कम हो जाती है, वो टीम की हो जाती है जो आपको जिंदगी में वापस मिलने वाली नहीं होती। तो दोस्तों ऐसी जगह ही सर्जरी कीजिए जहाँ वेल डेडिकेटेड इन हाउस टीम हो जो रेगुलरली डेली बेसिस पे सर्जरी कर रही हो। इंडिया में ऐसे क्लिनिक्स भी है जो सलून कैटेगरी में है, वहाँ प्रॉपर ड्रग सर्टिफिकेट, लाइसेंस और वो सारी चीजें नहीं दी गई। वहाँ पे एक टिपिकल फ्रॉड चला जाता है जिसमें सस्ते वाले हेयर ट्रांसप्लांट ज्यादा किए जाते हैं, 10,000, 20,000, 30,000 में ऑफर्स निकलती रहती है, पर वहाँ पे आपको सिर्फ रिसेप्शन अच्छा दिखेगा, बाकी सारी चीजों में बहुत जोल नजर आएगा। ये चीजें डेफिनेटली आपको जाननी चाहिए, फिर सर्जरी डिसाइड करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों टेक्नोलॉजी। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है, जो कि लेटेस्ट FEU टेक्निक से होता है, इसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई है और विथ रिसर्च ये टेक्नोलॉजी और अपग्रेड होती गई है। जैसे कि हमारे यहाँ FEU जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है उसका एक एडवांस वर्जन हम बिग FEU और इम्प्लांटर FEU से सर्जरी करते हैं, जिसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमने देखे हुए हैं। तो दोस्तों जो हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक है उसके ऊपर भी जाना है, सिर्फ आप टेक्निक के नाम पे मत जाओ। ओके, टेक्निक के नाम के अलावा उसके अंदर की डिटेल भी जानो कि आपको ये टेक्निक में क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर दी जाती है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सफायर FEU। काफी लोग ये सफायर FEU नाम की टेक्निक से पॉपुलर हो गई, वो प्रचलित है। पर दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या है नॉर्मल FEU, सफायर FEU में? सिर्फ एक सफायर नाम का ब्लेड होता है जो एक हेयर ट्रांसप्लांट का एक स्टेप में यूज होता है। जैसे कि हमारी बिग FEU में अगर आप जानोगे तो ग्राफ स्टोरेज के लिए हम बहुत ही स्पेसिफिक मीडिया जैसे कि हाइपोथर्मोसोल ग्रो फैक्टर्स का यूज करते हैं। फिर ग्राफ है ना विद टेम्परेचर डैमेज होते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ग्राफ का सर्वाइवल रेशियो कम हो जाता है, तो हम ग्राफ स्टोर करने के लिए ग्राफ चिलर नाम की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। देन द कीप इम्प्लांटर जो कि वर्ल्ड में बेस्ट माने जाते हैं, जब ग्राफ इंसर्ट किया जाता है तो वो टेक्नोलॉजी यूज होती है। देन द एक्सट्रैक्शन के लिए जो हम पंच यूज करते हैं वो सिरेटेड साग और न्यू पंचेस यूज किए जाते हैं। तो ये सारे पंचेस की जो टेक्नोलॉजी है डेफिनेटली उससे कटिंग अच्छी मिलती है, हीलिंग अच्छी होती है पीछे से। और भी कुछ चीजें जैसे कि लोकल एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है, आपको ट्राइकोस्कोपी एनालिसिस किया जा रहा है कि नहीं, इसके अलावा भी आपका ड्रेसिंग कैसे किया जा रहा है, इन सब में टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो टेक्नोलॉजी भी जानना जरूरी है। अगर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी दे रहा है वो कॉस्ट ज्यादा आती है। जैसे कि हम कीप इम्प्लांटर यूज करें तो दुनिया में सबसे महंगे अगर इम्प्लांटर होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में तो कीप इम्प्लांटर होते हैं, जबकि सावा इम्प्लांटर, कोई इम्प्लांटर, ये दूसरे जो यूज होते हैं जो अलग अलग टेक्निक में, वो बहुत सस्ते रेट में मिलते हैं। तो दोस्तों डेफिनेटली अगर कोई ज्यादा कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है आपके रिजल्ट इससे ज्यादा आने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ सकती है। तो दोस्तों उससे भी एक कॉस्ट वेरी कर सकती है।
नेक्स्ट है कि रेपुटेशन ऑफ द क्लिनिक। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप कहीं पे अगर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हो और उन्होंने बहुत सस्ते में ट्रांसप्लांट दे दिया और वहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए, कोई रूटीन ट्रीटमेंट नहीं है, लाइफ में 1 या 2 बार करने की ही प्रोसीजर है, तो आप ऐसा ही क्लिनिक चूज करिए जिसका एक्चुअली सोशल मीडिया रेपुटेशन बहुत अच्छा हो। तो आपको सोशल मीडिया में आपको क्लिनिक की प्रोफाइल देखनी चाहिए कि वहाँ पे कितने पेशेंट रेगुलरली सर्जरी कर रहे हैं, उनके बिफोर आफ्टर पेशेंट के एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं कि नहीं, उनके रिजल्ट्स आपको इन डेप्थ में समझाए जा रहे हैं कि नहीं, वहाँ के रिजल्ट्स की क्वालिटी क्या है। वहाँ के गूगल रिव्यूज भी आप पढ़ सकते हो, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिव्यूज देखने चाहिए कि कैसा एक्सपीरियंस है। कई बार फेक रिव्यूज भी होते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि फेक है क्या ओरिजिनल। आपको 4-5 रिव्यूज पढ़ोगे तो समझ में आ जाता है। तो ये चीजें भी जरूरी है। दूसरा, आप जब वो क्लिनिक में जाओ तो वहाँ पे भी आपको रेपुटेशन चेक कर सकते हो। जैसे कि क्लिनिक वालों से आप पूछ सकते हो कि आपकी सबसे ज्यादा सर्जरीज पर वीक कितनी हो रही है। अगर जहाँ ज्यादा सर्जरीज हो रही है डेफिनेटली थोड़ा क्वालिटी वर्क ज्यादा मिल सकता है। दूसरा, वहाँ के जो डॉक्टर्स या पेशेंट का एक्सपीरियंस है वो आप जान सकते हो। अगर कोई डॉक्टर या कोई पेशेंट अगर वहाँ पे फॉलोअप में आया है, कंसल्टेशन के लिए आया है, इसका सर्जरी हुआ है, तो आप उनसे रेट के बारे में, उनके रिजल्ट्स के बारे में, उनको कोई साइड इफेक्ट आ रहा है कि नहीं, उनका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा वो भी जान सकते हो। तो डेफिनेटली क्लिनिक रेपुटेशन ऑल्सो मैटर्स व्हेन यू चूज अ क्लिनिक। जो क्लिनिक अच्छा है थोड़ा चार्ज हाई करेगा, जो क्लिनिक लो है थोड़ा चार्ज लो करेगा। नेक्स्ट है कि क्लिनिक की इमरजेंसी हैंडलिंग कैपेसिटी। दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट कोई सिंपल प्रोसीजर नहीं है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एनेस्थीसिया का रोल रहता है। और इंडिया में आजकल अगर आप काफी सारी सर्जरीज जहाँ पे हो रही है आप देख रहे होगे, हर साल में 1-2 न्यूज आती है कि कोई ना कोई बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से हुआ और पेशेंट को, उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा उसकी वजह से झेलना पड़ा हो। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि क्लिनिक कहाँ लोकेटेड है। आजकल एमएनएमसी जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से क्लिनिक है उसका या तो कोई अच्छे आईसीयू बेस्ड हॉस्पिटल के साथ टाई अप होना चाहिए या उससे विक्सिनिटी में होना चाहिए। जैसे कि आप हमारा क्लिनिक देखोगे तो हमारा क्लिनिक जो फ्लोर पे है उसके जस्ट नीचे आईसीयू बेडेड हॉस्पिटल है। तो कोई अनवांटेड इमरजेंसी हो गई, कोई सीरियस इमरजेंसी हो गई तो भी मेरे पास इतनी फैसिलिटी बैकअप है, मेरे पास इतना 24/7 डॉक्टर्स का स्टाफ है कि हम उसको भी हैंडल कर सकते हैं। काफी सारे क्लिनिक इंडिया में कोई मॉल में, कोई कोने में खोले जाते हैं जहाँ पे वहाँ से कोई अच्छी हॉस्पिटल का डिस्टेंस इतना दूर होता है कि उसके लिए एम्बुलेंस अलग से लेनी पड़ेगी कि कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आ गई। तो ये जानना भी जरूरी है। लास्ट थिंग है दोस्तों कि आपको प्री एंड पोस्ट सर्विसेज एक्स्ट्रा क्या मिल रही है। कई जगह पे सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट आपको दी जा रही है, कई जगह आपको साथ में कोई कंबाइंड ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी तो आपने इतना पे कर दिया, अभी हो गया, मेरा लाइफ टाइम का रिजल्ट आ गया, फिर पता चल रहा है कि क्लिनिक बाद में बता रहे नहीं आपको ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, आपको सेकंड सेशन लेना पड़ेगा। तो वो आपको पहले से क्लियर कर लेना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे दोस्तों जिससे आप हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट फाइनल कर सकते हो। आप अगर कोई क्लिनिक में जा रहे हो तो पहले ये पॉइंट पे आप डेफिनेटली गौर कीजिए और फिर आप ट्रांसप्लांट की सही कीमत और सही वे में करते जाइए। धन्यवाद दोस्तों, आपको होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आपको इसमें कोई डाउट हो तो हमें जरूर मैसेज कीजिए, विल रिप्लाई देन। हैव अ गुड डे।